हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रवि सैनी। आज जो हम सेक्शन डील कर रहे हैं दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सो मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी व्हिच स्टेट्स दैट कंट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। सो जो मसल कंट्रैक्शन है उस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर सेवरल थ्योरीज, बट अमंग देम the important theory which is mostly accepted is the sliding filament theory। अगर हम इसको एक सिंपल भाषा में समझें तो वी ऑलरेडी नो कि जो मसल है उसमें थिन और थिक फिलामेंट होते हैं, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। सो बेसिकली दीज फिलामेंट्स स्लाइड्स ओवर ईच अदर, जिससे कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जब ये अपनी जो रेस्पेक्टिव प्रीवियस स्टेज में आएंगे तो मसल का रिलैक्सेशन होगा। नाउ come to the point, muscle contraction is initiated by a signal sent by the central nervous system via motor neuron। so muscle contraction के लिए जो बेसिकली जो सिग्नल है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जनरेट होते हैं with the help of और through the motor neuron। there are sensory neurons जो कि सिग्नल लेके जाते हैं towards the CNS and the motor neurons which takes signals from the CNS towards the muscle। A motor neuron along with the muscle fiber connected to it constitute a motor unit। so जो motor neuron है वो muscle fiber से attach होते हैं and they form a motor unit। the junction between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called the neuromuscular junction or motor end plate। जो motor neuron है जो कि CNS से आ रहे हैं और जो मसल फाइबर है उसकी जो मेम्ब्रेन है दैट इज अ सार्कोलीमा, उनके बीच में जो एक जंक्शन बनता है दैट जंक्शन इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन releases a neurotransmitter called acetylcholine which generates an action potential in the sarcolemma। A neural signal reaching the junction releases a neurotransmitter acetylcholine which generates an action potential in the sarcolemma। so जैसे ही जो मोटर न्यूरॉन है वो सिग्नल को CNS से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर लेके आते हैं, देन वहां पे एक न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज एसिटाइलकोलिन, वो रिलीज होता है। उसके रिलीज होने से सार्कोलीमा जो मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की, वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। सो this spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium ions into the sarcoplasm। जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया मसल फाइबर के मेम्ब्रेन में, वो इट स्प्रेड्स रैपिडली एंड कॉजेज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म। जैसे कैल्शियम आयन रिलीज होंगे सो इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम with a subunit of troponin on the actin filament and thereby removing the masking of active sites for myosin। so जो कैल्शियम आयन रिलीज हुए बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और कैल्शियम जो है उन्होंने ट्रोपोनिन प्रोटीन को बाइंड किया, ट्रोपोनिन प्रोटीन जो एक्टिन फिलामेंट में प्रेजेंट थी। फाइनली दे रिमूव मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट्स ऑफ मायोसिन। मायोसिन पे हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था कि जो मायोसिन प्रोटीन है उसका जो हेड पोर्शन है वहां पे एक्टिव साइट्स होती हैं, तो उन एक्टिव साइट्स की जो मास्किंग है उसको जो कैल्शियम जो ट्रोपोनिन से अटैच हो गया उसने उस मास्किंग को रिमूव कर दिया। नाउ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन आर अवेलेबल फॉर अटैचमेंट। Utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head now binds to the exposed active sites on actin to form a cross bridge। जैसे ही एक्टिव साइट्स जो थी मायोसिन की उनकी अनमास्किंग हुई, उसके बाद में वो मायोसिन प्रोटीन है वो they can easily form a cross bridge with actin filaments। In this diagram we can see that is the actin filament, that is the myosin filament। so CNS से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल आए एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वहां पे एसिटाइलकोलिन दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज हुआ जिससे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। दिस एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड टू द सार्कोलीमा ऑफ द मसल फाइबर, और दिस
एक्शन पोटेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस जो है वो ट्रोपोनिन प्रोटीन से बाइंड हुए, और ट्रोपोनिन प्रोटीन से बाइंड होने के बाद में जो मायोसिन फिलामेंट्स थे वहां पे एक्टिव साइट्स प्रेजेंट थी, उनकी अनमास्किंग हुई, और जो मायोसिन फिलामेंट का जो ये हेड पोर्शन है, ये नाउ इट कैन इजीली form a attachment with actin filament and it makes a cross bridge. In this diagram there is a making of cross bridge. Now further, this pulls the attached actin filament towards the center of A band. The Z line attached to these actin are also pulled inward, thereby causing a shortening of the sarcomere. So in case of contraction, जो sarcomere है उसका जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाता है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल कंट्रैक्शन द आई बैंड्स गेट रिड्यूस्ड। जो आई बैंड है उसका जो लेंथ है वो शॉर्ट इट गेट रिड्यूस्ड, बट इन केस ऑफ ए बैंड इट रिटेन्स इट्स लेंथ। द मायोसिन releasing the ADP and phosphate goes back to its relaxed state, and new ATP binds and the cross bridge is broken. The ATP site is again hydrolyzed by the myosin head and cycle of a cross bridge formation and breakage is repeated, causing further sliding. In this image, now after making a cross bridge, there is a sliding of myosin filament on actin filament, and in this last stage there is a breaking of cross bridge. Now the active binding site of myosin filament is free to make new cross bridges. The process continues till the calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, resulting in the masking of actin filaments. So this process continues till the calcium ions pumped back to the sarcoplasmic cisternae, which results in the masking of actin filaments. This causes the return of Z lines back to their original position, which is responsible for the relaxation of muscles. The reaction time of the fibers can vary in different muscles. Repeated activation of the muscle can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them, causing fatigue. जो मसल्स हैं उनमें रिपीटेड एक्टिवेशन की वजह से जो लैक्टिक एसिड है वो accumulate होता है because of anaerobic breakdown of glycogen and which causes fatigue. Muscle contains a red colored oxygen storing pigment that is called myoglobin. Myoglobin content is high in some of the muscles which gives a reddish appearance. Such muscles are called the red fibers. जो red fibers हैं उनमें जो myoglobin content है वो ज़्यादा होता है. These muscles also contain plenty of mitochondria which can utilize a large amount of oxygen stored in them for ATP production. So in case of red fibers, the number of mitochondria is quite large, which utilizes the large amount of oxygen stored in them for ATP production. These muscles therefore can also be called aerobic muscles. So इन muscles को हम aerobic muscles भी बोलते हैं because they utilize large amount of oxygen for ATP production. On the other hand, there are some other muscles which have a less quantity of myoglobin, and so they appear pale or whitish. These are called white fibers. Number of mitochondria are also few in them. जो व्हाइट फाइबर्स है इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो काफी कम होता है, बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई. They depend on anaerobic process for energy. So in case of white fibers, they depend on anaerobic process. On the other hand, जो red fibers थे, they are called aerobic fibers because they use oxygen for ATP production.